हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आरबीआई पॉलिसी। आज हमारे साथ पॉलिसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विवेक कुमार, इकोनॉमिस्ट हैं क्वेंट इको रिसर्च से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश गोरखचाकर, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्ट से। अविनाश सर, विवेक सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। विवेक सर, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी देखने को मिली, इतने महीनों से हम लगातार रेट हाइक्स की साइकिल देख रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये इंडिया की तरफ से कदम है कि रेट साइकिल को हॉल्ट किया जाए, ये एक पॉज है, या अब ये रेट साइकिल रिवर्स होने का एक संकेत? मेरे ख्याल में 2022 सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को क्वांटिको रिसर्च की तरफ से गुड मॉर्निंग। और आरबीआई पॉलिसी की तरफ अगर बात करें तो 2022 और 2023 में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव से। जैसा कि आपने बोला, 2022 में सारे सेंट्रल बैंक्स एक ही टाइप का रेट एक्शन ले रहे थे, जो कि लार्जली रेट हाइक एक्शन था, और काफी बड़े बड़े रेट हाइक्स लिए जा रहे थे। 50 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट, किसी किसी कंट्रीज में तो 100 बेसिस पॉइंट एवरी पॉलिसी रेट एक्शन लिया जा रहा था। हमने भी ऐसा कुछ देखा। हमने 50 बेसिस पॉइंट का रेट एक्शन आरबीआई के साइड से देखा था 2022 में। 2023 में कहीं ना कहीं रुझान जो है रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल की तरफ तो नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं एक स्टॉप ऑफ रेट हाइकिंग साइकिल की तरफ हमें ले जा रहा है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत बैंक ऑफ कनाडा ने की अर्लियर इन द ईयर, जब उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया कि नाउ वी आर डन विद रेट हाइक। तो वो एकमात्र पहला मेजर सेंट्रल बैंक है दुनिया में जिसने क्लियर शब्दों में कह दिया कि अब नाउ वी आर डन विद पॉलिसी रेट हाइक। फेड की अगर बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व, उन्होंने सिग्नल किया है कि उनकी अभी जो स्कोप है रेट हाइक की, वो अब लिमिटेड होती जा रही है। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि एक और 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक मई में, और उसके बाद मोस्ट लाइकली फेडरल रिजर्व भी जो है वो पॉज मोड में कहीं ना कहीं आ जाएगा। आरबीआई की तरफ बात करें तो नाउ इट लुक्स लाइक कि हमने भी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देखा, उसके बाद हम 35 बेसिस पॉइंट्स पे आए, उसके बाद हम 25 बेसिस पॉइंट्स पे आए। तो हमने इंक्रीमेंटली अपने पेस ऑफ रेट हाइक को पहले रिड्यूस किया, और उसके बाद अब अप्रैल महीने में एमपीसी ने बोला कि अभी लगता है कि जो कंडीशंस हैं ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली, उसको एनालाइज करने के बाद, उसको सारा प्रॉस एंड कॉन्स लेने के बाद, उसको एमपीसी को ऐसा लगा कि अब उन्हें पॉज करना चाहिए। तो हमने पहले रिड्यूस किया पेस, उसके बाद अब सिग्नल किया कि अभी ये शायद एट द करंट मोमेंट पॉज इज द राइट स्टेप। जी अविनाश सर, सेंसेक्स निफ्टी में एक शानदार मूव देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम देखें तो ये सिर्फ आज का मूव नहीं है। 4 दिन से एफआई जब से लौटे हैं इंडियन मार्केट्स में, तभी से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली देखने के लिए मिल रही है। सर, पहले आरबीआई की पॉलिसी पर आपका टेक, और फिर मार्केट पर रिएक्शन की अब मार्केट में क्या करना चाहिए? विवेक, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि देखिए, पहली बात तो आरबीआई ने जो सरप्राइज पॉज बताया है वो मेरे ख्याल से मार्केट को इसलिए पसंद आया है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दबाव में थी। इंटरेस्ट रेट हाइक और ज्यादा आ रहा था तो उसका बर्डन कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा भुगतना पड़ रहा था। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव है, और मुझे लग रहा है कि ये बात मार्केट को इसलिए पसंद आ गई क्योंकि ज्यादातर जो सारे इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है, तो यहाँ पे ब्याज का जो परसेंटेज है वो थोड़ा बहुत अगर रिलीफ मिलता है इन सेक्टर्स को, तो मेरा मानना है कि अगले साल इनके लिए थोड़ी सी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाने में थोड़ी मदद मिलेगी। मार्केट डेफिनेटली इस बात को पॉजिटिवली लेके रखेगा, और आने वाला जो अभी क्वार्टरली सीजन है चौथे तिमाही का, वहां पे उम्मीदें हैं कि 24 में जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी। मोटा मोटी डोमेस्टिक सेक्टर जो फेसिंग सेक्टर है वहां पे डिमांड तो अभी भी अच्छी है। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए मुझे लग रहा है ये बात अच्छी है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से क्या हो गया था कि हाउसिंग फाइनेंस, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस, यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड सप्रेस्ड हो गया था क्योंकि ईएमआईज बढ़ गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो डिमांड था वो थोड़ा सा रुका हुआ था। तो वो डिमांड अगर वापस रीजनरेट होता है तो उसमें कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं है, क्योंकि लेटेंट डिमांड तो अभी भी इकोनॉमी में है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मोटा मोटी ये पॉलिसी डेफिनेटली इस बात का ख्याल इन्होंने रखा है, और मुझे लग रहा है कि इसका फायदा जरूर इन कॉर्पोरेट्स को मिलेगा, और यही बात शायद मार्केट्स को पसंद आ गई है।
तो उसीलिए मार्केट्स थोड़े से आज तेजी के मूड में थे, क्योंकि सुबह जब मार्केट खुले तभी नेगेटिव में खुले थे। जैसे ही पॉलिसी का डिसीजन आ गया तो मार्केट वापस ग्रीन टेरिटरी में आ गए। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अभी आगे नतीजे कैसे आएंगे, कमेंट्री कैसे आएंगे, उसके आधार के ऊपर मार्केट्स आगे चाल हमको बता देगा। बिल्कुल, पिछले एक वीक में देखें तो सेंसेक्स में कम से कम 2000 पॉइंट से ज्यादा की रैली देखने के लिए मिल चुकी है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट्स एज वेल। विवेक सर, अगर हम देखें तो हमने दुनिया भर में जैसे हम बात कर रहे थे क्रॉस द वर्ल्ड, एक्स जापान, अगर हम देखें तो जापान में अभी तक मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू ही नहीं हुई है। वहां पर गवर्नर्स के इश्यू हैं क्योंकि उनके गवर्नर रिटायर हो रहे हैं। सर, अब क्या लगता है कि वर्ल्ड वाइड ये साइकिल रुक रही है और ये एक अच्छा साइन है, या जो दुनिया भर के गवर्नर्स हैं उन्होंने हार मान ली है इन्फ्लेशन के आगे कि वो इन्फ्लेशन को इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? तो ये दो पहलू है देखने के। पहला पहलू मेरे ख्याल से वो ये है कि इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं पीक आउट हो चुका है। तो जो किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, जो पीक इन्फ्लेशन नंबर्स है वो अभी 3 या 4 महीने पुराने के हैं। तो जो रिसेंट इन्फ्लेशन नंबर्स है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जो भी प्रोजेक्शंस है वो ये दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में नीचे आएगा। डिफरेंस ये है विवेक जी की किसी किसी कंट्रीज में ये जो डिसलरेशन है इन्फ्लेशन का ये फास्ट है। तो कहीं कहीं ये तेजी से नीचे आ रहा है, कहीं कहीं ये काफी टाइम लगा के नीचे आ रहा है। पर बाय एंड लार्ज जो मार्केट में कंसेंसस है या जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, सेंट्रल बैंक्स की, वो ये है कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में नीचे आएगा, चाहे उसको नीचे आने में 1 साल लगे, चाहे उसको नीचे आने में 2 साल लगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक्स कहीं ना कहीं ये बिलीव कर रहे हैं कि उन्होंने जो रेट हाइक्स किए हैं, ना कि सिर्फ रेट हाइक्स किए हैं बल्कि जो क्वांटम ऑफ रेट हाइक्स किए हैं 1 साल के अंदर, काफी ज्यादा रेट हाइक्स हुए। इस टाइप के रेट हाइक या इस स्पीड में जो रेट हाइक्स हुए हैं ये पिछले 40 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि इस रेट हाइक का जो इम्पैक्ट होता है टिपिकली एक लैग के साथ आता है। इकोनॉमिक्स में जब भी हम देखते हैं अगर सेंट्रल बैंक कोई भी रेट चेंज करता है, चाहे वो हाइक हो चाहे वो कट हो, कम से कम 4 क्वार्टर्स ऑन एन एवरेज उसको ट्रांसमिट होने में लगता ही है। तो अगर 2022 में ये सब हुआ है तो उसका इम्पैक्ट 2023 में आएगा। धीरे धीरे ये सारा इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स में दिखेगा, ग्रोथ के नंबर्स में भी दिखेगा। तो ग्रोथ भी आपका वर्ल्ड ओवर कहीं ना कहीं नीचे आने वाला है, और ये सेंट्रल बैंक्स को भी पता है, और वो सारे फोरकास्ट ये उनके दर्शा रहे हैं कि ग्रोथ में स्लो डाउन होगा। तो ग्रोथ स्लो डाउन होगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, ये बाय एंड लार्ज पिक्चर है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन की, मार्केट एक्सपेक्टेशन की, सेंट्रल बैंक फोरकास्टिंग टीम्स की। और मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक्स अभी कहीं ना कहीं एक स्लो मोड में आना चाहते हैं कि जो 2022 में उनका मोड था कि चाहे कुछ भी हो वो रेट हाइक करेंगे, अब उस मोड से वो अब एक डेटा डिपेंडेंट मोड में आ गए हैं कि अभी वो बिल्कुल हर एक डेटा को देखेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि रेट हाइक जरूरत है या नहीं है, उसके बाद एक्ट करेंगे। तो अभी प्री कमिटमेंट ऑफ रेट हाइक्स वो अभी चला गया है। अभी वो स्लो मूवमेंट ऑफ रेट एक्शन होने वाला है। ये मेरे ख्याल से 2023 का वन ऑफ द की डिफाइनिंग फीचर्स रहेगा। अविनाश सर, कहा जाता है कि जब रेट हाइक्स होते हैं तो ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो कॉर्पोरेट्स पर होता है, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट पे आउट होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, उनके पैट इसलिए डिक्लाइन होने लगते हैं। एक आम आदमी की जो ईएमआई चल रही होती है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है लेकिन ईएमआई फिक्स रहती है, तो उसको पता नहीं चलता कि रेट हाइक का कितना असर उसकी पॉकेट पर पड़ रहा है। लेकिन उसको जो एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ता है वो जो अपने बिजनेसेस कर रहे होते हैं या अपने जॉब कर रहे होते हैं, वहां से उनके जो ग्रोथ होती है वो मिलनी कम हो जाती है, जो उनको एक्चुअली पता नहीं होता है। सर, ये जो कॉर्पोरेट्स की तरफ अगर हम देखें, इंडियन कॉर्पोरेट्स की तरफ, जब ये 2008 का क्राइसिस हुआ था, जब उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट हाइक और ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, आज और उस समय की सिचुएशन में क्या अंतर है? क्या इंडियन कॉर्पोरेट्स तैयार हैं इस तरह के रेट हाइक्स को थोड़े लंबे समय और झेलने के लिए, अगर ये पॉज स्टेज में भी रहते हैं तो?
बिल्कुल। देखिए विवेक, पहली बात तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स को देखिए, रियल एस्टेट में देखिए, सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, तो ये सारे सेक्टर्स में देखिए डिमांड है। और जब तक डिमांड है तब तक इंटरेस्ट रेट्स को सहने की ताकत कॉर्पोरेट्स में है। अगर मान लीजिए कि ये सारे सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग स्टेज में थे या कोई रिसेशन का मामला था, तो इंटरेस्ट रेट्स तो एक एडिशनल तकलीफ वाला मामला होता है। बट अभी के माहौल में मुझे लग रहा है कि देखिए पॉज जो मिला है वो थोड़ी सी राहत जरूर देगा। लेकिन जैसे विवेक जी ने कहा कि देखिए इन्फ्लेशन काफी समय के बाद ही नीचे आता है और इन्फ्लेशन की लड़ाई अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुकी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए इन्फ्लेशन जब तक रीजनेबल लेवल्स तक नीचे नहीं आएगा, तब ये कहना मुश्किल है कि आगे इंटरेस्ट रेट साइकिल कम ही होगी। हो सकता है कि मानसून का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मानसून अगर फेल होता है, एल निनो फैक्टर प्ले आउट होता है, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि वापस आरबीआई को कोई ना कोई सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे मानसून फैक्टर कैसे प्ले आउट होता है उसका भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्फ्लेशन के ऊपर प्ले आउट होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट रेट का जो पॉज आरबीआई गवर्नर साहब ने लिया है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अभी के लिए ठीक है, बट आगे का रोड मैप विल डिपेंडेंट ऑन द मानसून फैक्टर ऑल्सो। विवेक सर, इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट 5.2% रखी गई है, ये कितनी रियलिस्टिक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? मेरे ख्याल से ये काफी रियलिस्टिक है। अगर आप मार्केट के डिफरेंट पोल्स को देखें तो मार्केट एस्टिमेट 5-5.5% के बीच में है। क्वांटिको रिसर्च का एस्टिमेट FY24 का 5.3% है। तो आरबीआई का जो इसके पहले जो एस्टिमेट था वो भी 5.3 था। तो 5.3 को आरबीआई ने जस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स नीचे किया है, 5.2 पे वो लेकर आए। तो अभी के हिसाब से ये रीजनेबल एस्टिमेट है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस एस्टिमेट के सराउंडिंग जो रिस्क्स हैं वो अभी भी क्वांटिफाइबल नहीं है। क्वांटिफाइबल इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा कि अविनाश जी ने कहा कि एल नीनो रिस्क है। अभी आईएमडी भी कहीं ना कहीं वार्निंग धीरे धीरे इशू कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक चेतावनी दे रहे हैं कि एल नीनो का रिस्क है जो कि प्ले आउट हो सकता है जुलाई सितंबर महीने में। अगर ये किस हिसाब आता है, किस हिसाब से प्ले आउट होता है, किस इंटेंसिटी से प्ले आउट होता है, इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है कि हमारा फूड इन्फ्लेशन किस हिसाब से बिहेव करता है। दूसरा है कि ओपेक ने अभी हाल फिलहाल बहुत ही रिसेंटली प्रोडक्शन कट अनाउंस किया था, उससे ऑयल प्राइसेस में नीजर रिएक्शन हुआ था। Exactly. तो फ्रॉम 80 के नीचे थे ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, वो अभी 84-85 लेवल्स पे आ गए हैं। ग्लोबली ये देखा गया है कि कुछ रिसर्च हाउसेस ने अपने ऑयल प्राइस फोरकास्ट को इंक्रीज कर दिया है फॉर 2023। तो ये कुछ रिस्क हैं जो कि अभी भी 5.2-5.3 इन्फ्लेशन एस्टिमेट में फैक्टर इन नहीं हुए। ये डिफिकल्ट है फैक्टर इन करना, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आप ये तभी फैक्टर इन कर पाएंगे जब आपके पास थोड़ी बहुत सर्टेनिटी होगी, और ये सर्टेनिटी आपको आने वाले 2 या 3 महीनों में कहीं ना कहीं मिलेगी। तो अभी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं रिस्क है, और ये रिस्क आने वाले 2-3 महीनों में क्लियर होगा। हो सकता है कि ये रिस्क प्ले आउट ना हो। अगर ये रिस्क प्ले आउट ना हो तो फिर 5.2-5.3 काफी बढ़िया एस्टिमेट साबित होगा। अगर रिस्क प्ले आउट होते हैं अनफेवरेबली तो फिर आरबीआई को रीड्रॉ करना होगा इन्फ्लेशन मैप और साथ ही साथ पॉलिसी एक्शंस भी। हालांकि हमारा ऐसा मानना है विवेक जी कि अभी इंटरेस्ट रेट के लिए तो आरबीआई ने अभी एट द टाइम फॉर द टाइमिंग ये बोला है कि पॉज उपयुक्त होगा, लेकिन आरबीआई हमारे हिसाब से अभी फिलहाल शांत नहीं बैठने वाला है, क्योंकि आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट के अलावा लिक्विडिटी भी एक टूल है, और लिक्विडिटी सरप्लस धीरे धीरे आरबीआई सक आउट कर रहा है। तो लिक्विडिटी सरप्लस से भी आरबीआई अपने पॉलिसी सिग्नल्स दे सकता है। तो ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग लिक्विडिटी सरप्लस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY आने वाले साल में और ज्यादा तेजी पकड़ेगा, लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट में कम होगी, तो उससे सेम लेवल ऑफ रेपो रेट पे जो सिग्नल आएगा, जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा मनी मार्केट पे, वो काफी स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगर आरबीआई रेपो रेट नहीं भी छेड़ता है और लिक्विडिटी को टाइट करता है, तो उससे कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को बूस्ट मिलेगा। अविनाश सर, वैसे तो बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले 4 दिन में देखें तो एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है, लेकिन क्या लगता है कि अब इस पॉलिसी के बाद ये रिकवरी और थोड़ा ब्रॉड होगी
और अब चूंकि रिजल्ट सीजन भी शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, तो क्या लगता है बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर? नहीं, आई थिंक विवेक, देखिए जिस प्रकार का बिजनेस अपडेट्स सारे बैंकों का आ गया है, छोटी बैंक की बात करें या बड़े बैंकों की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऑन ग्राउंड जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका इम्पैक्ट काफी अच्छी तरह से पॉजिटिवली प्ले आउट हो गया है, नॉट ओनली बैंक्स बट इवन एनबीएफसी। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का जो डिसबर्समेंट है वो कम से कम 65% बढ़ा है चौथे तिमाही में। अगर हम फेडरल बैंक की बात करें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें, तो सारे बैंकों ने नंबर्स बहुत तगड़े दिखाए और इसका एक क्लियर रिफ्लेक्शन आपको चौथे तिमाही में देखने को मिलेगा। हमारा अंदाजा है कि FY24 के लिए भी क्रेडिट ग्रोथ कम से कम 13-14% रहेगी और इसका मतलब है कि बैंक्स करीबन 18-20% से अपने बैलेंस शीट्स इंक्रीज करने में सक्षम रहेंगे। तो डेफिनेटली अच्छा मौका है, मेरे ख्याल से नंबर्स अच्छे आएंगे, कमेंट्री अगर अच्छी आती है तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज पॉसिबली वेरी वेल पोजिशन, बहुत अच्छा कंडीशन में अभी है फाइनेंशियली। तो ऑब्वियसली इसमें री रेटिंग आने की संभावना अच्छी लग रही है, तो निवेशकों को इस स्पेस को डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल विवेक सर, मैं इस पॉइंट पर आपके पास भी आना चाहता हूँ कि लाइक FY23 में आरबीआई ने क्रेडिट ग्रोथ के डेटा दिए जिसमें कि 15% की ग्रोथ उन्होंने दी है, जो कि 11 साल के बाद इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। FY12 में कभी हमें दिखी थी अराउंड 19% की ग्रोथ। उसके बाद लगातार हमारे जो बैंकिंग सिस्टम था वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली वीक देखने को मिला, वहां पर जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो उतनी रोबस्ट नहीं थी। अब क्या लगता है कि हमारे बैंकिंग का ये एक जो पहला साल आया 11 साल बाद, एक अच्छा वाला साल, ये शुरुआत है या ये अंत है? तो ये शुरुआत है एक क्लीनर बैलेंस शीट की, जो कि काफी एक ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद हमें देखने को मिल रहा है। तो क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से दो एंगल्स होंगे विवेक जी। एक तो है बैलेंस शीट का एंगल, जो कि आपने कहा काफी क्लीन हो गया है, और ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट की क्लेंजिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो दोनों आपस में काफी इंटरलिंक्ड है। कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट अगर क्लीन होता है तो बैंकिंग सेक्टर बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं क्लीन दिखेगा। तो ये एक रिफ्लेक्शन है। इसको हम पिछले डेकेड में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के नाम से जानते थे। तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता दिख रहा है हमें। तो आने वाले टाइम के लिए यह बहुत बढ़िया है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है तो क्रेडिट एपेटाइट को हेल्प करता है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो या जो बैंकर्स है उनमें क्रेडिट डिसीजंस लेने की एपेटाइट काफी बढ़ जाएगी अगर बैलेंस शीट का सपोर्ट है। तो ये एक सिंपल इन्फ्रेंस है। एट द सेम टाइम हम FY23 से FY24 की तरफ जब जा रहे हैं तो वो एक सिक्लिकली रिस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर होगा। सिक्लिकली रिस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर मतलब ग्रोथ हमारा नीचे आने वाला है। ये आरबीआई का फोरकास्ट भी दिखा रहा है आपको। 7% FY23 की फोरकास्ट है जीडीपी की, और FY24 में 6.5% वो बता रहे हैं। बाय एंड लार्ज मार्केट की एक्सपेक्टेशन है जीडीपी ग्रोथ 6-6.5% के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। तो सिक्लिकली हम एक स्लो डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन भी नीचे आने वाला है। CPI 6.7 से 5.2, WPI जो कि हमारा नियरली डबल डिजिट्स में था FY23 में, FY24 में वो कहीं ना कहीं 2-2.5% के आसपास आके रह जाएगा। तो जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, जो कि रियल जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन का समेशन है, वो अगर आप देखें तो वो 15-16% के बीच में जो एस्टिमेट है FY23 का, वो वहां से गिर करके 10% के आसपास, 10 से 10.5% के आसपास आने की उम्मीद है। तो ये जो सिक्लिकल जो स्लो डाउन है वो टिपिकली क्रेडिट ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां पे क्रेडिट एपेटाइट बढ़ेगी क्योंकि बैलेंस शीट का सपोर्ट है। एट द सेम टाइम हम सिक्लिकली एक स्लो डाउन फेज को एंटर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहिए। अगर रिस्क होगा तो वो थोड़ा ना थोड़ा 1-2 परसेंटेज पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन, जून की पॉलिसी में रेट हाइक जो 25 बेसिस पॉइंट आज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, क्या हम ये देख सकते हैं या ये नेक्स्ट जो पॉलिसी होगी वो भी ब्लैंक रहने वाली है? विवेक सर, ये दोनों आपसे है पहले, फिर मैं अविनाश सर से रिएक्शन। अभी के हिसाब से तो ये लग रहा है कि जून पॉलिसी में भी पॉज मोस्ट लाइकली आउटकम होने वाला है। बट जैसा कि मैंने कहा, आरबीआई के पास
बियॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स अदर टूल्स भी हैं, वो लिक्विडिटी यूज करके भी पॉलिसी टाइटन कर सकते हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि अभी से लेकर के जून तक वो लिक्विडिटी को एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे पॉलिसी ट्रांसमिशन का, ना कि इंटरेस्ट रेट को। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट्स को चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट है उस पर से फोकस हटे, और वो वाया लिक्विडिटी रेपो रेट का जो सिग्नल है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दे। अविनाश सर, 8 जून को जब आरबीआई गवर्नर दोबारा बोलेंगे पॉलिसी पर, तब अगर उन्होंने पॉज लिया तो क्या होगा, और अगर उन्होंने गलती से 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया तो क्या सेंटीमेंट का क्या होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगली बार जब जून में पॉलिसी होगी तभी मेरे ख्याल से मानसून का प्रोग्रेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस का थोड़ा बहुत ट्रेंड हमको पता चलेगा। अगर होपफुली क्रूड के प्राइसेस में कोई बड़ी अपसाइड नहीं आती, प्लस होपफुली मानसून भी ठीक ठाक आता है, तो मेरे ख्याल से देन इंटरेस्ट रेट्स का जो रेट साइकिल है वो कटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां पे पॉज होगा तो मेरे ख्याल से मार्केट को और अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ये दो फैक्टर्स थोड़े से आरबीआई कंट्रोल में नहीं रहते तो उनके लिए कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए फूड इन्फ्लेशन बास्केट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे कोई बड़ी स्पाइक अगर आती है तो उसके लिए तो वापस इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। बट 90% चांसेस लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का सिनारियो पीक आउट हो चुका है, और होपफुली आने वाले जो महीने हैं 23 के, वहां पे आपको साइकिल थोड़ी सी धीमी तरीके से नीचे आने की संभावना ज्यादा लग रही है। तो मार्केट्स डेफिनेटली पॉजिटिवली ये एक्सपेक्ट करेंगे, और अगर ऐसा होता है विवेक तो मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जब नीचे आते हैं तभी आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम होते हैं, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी काफी अच्छा होता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि रेट हाइक का जो साइकिल है वो इंडिया में अब रुक गया है और उसके बाद रिवर्स होना शुरू होगा, एंड नेक्स्ट पॉलिसी भी उतनी इंपॉर्टेंट होगी जितनी की आज की थी। आज की पॉलिसी में तो आरबीआई गवर्नर ने मार्केट के सेंटीमेंट को भी पॉजिटिव किया और कॉर्पोरेट जो सेक्टर था उनको भी खुश किया कि अब रेट हाइक फिलहाल के लिए तो उन्होंने टाल दिया। तो फिलहाल इस पॉलिसी से इतना ही। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू अविनाश सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय।